गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ये मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस लॉ के ऊपर ही काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। देखिए डेफिनेशन। ओम्स लॉ states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V applied across the ends of the conductor। तो क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है कि किसी भी वायर में से, किसी कंडक्टिंग वायर में से अगर करंट फ्लो करता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब उसका सीधा संबंध किससे है? पोटेंशियल डिफरेंस से, वोल्टेज से। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन आर केप्ट कांस्टेंट। कंडीशन क्या है कि फिजिकल कंडीशंस जो कंडक्टर की हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेन मतलब वायर के ऊपर कोई दबाव नहीं आना चाहिए जिससे उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस चेंज हो। ठीक है, तो इसका आगे देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है। I प्रोपोर्शनल टू V, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है V प्रोपोर्शनल टू I। तो इसको V प्रोपोर्शनल टू I ही लिखना है आपने, यहीं से स्टार्ट कर लेना। और V इज इक्वल टू RI। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट आता है R। इस कांस्टेंट R को ही रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। तो इसका फार्मूला R का क्या बनेगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I, अ कांस्टेंट, वेयर R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, शेप एंड नेचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ द कंडक्टर। आर ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये सब बातें हम ऊपर कर चुके हैं कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये लेंथ, शेप और नेचर पे भी डिपेंड करता है। दस फ्रॉम ओम्स लॉ द वेरिएशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू अ कंडक्टर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन ओ ए। जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे I और V का रिलेशन निकाला गया है जिससे एक स्ट्रेट लाइन आती है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। तो ये कांस्टेंट स्लोप है इनके बीच में। तो ये ओम्स लॉ का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ से। R इज इक्वल टू V अपॉन I, जो कि शो करता है कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जब तक एक्सटर्नल कंडीशन जैसे टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट है। इस लॉ को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पे हमने जो कल फॉर्मूला किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। तो पिछले जो फॉर्मूले हैं उनसे हम ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे, मतलब इसको निकालेंगे कि हाँ ये प्रूव्ड है। देखिए वी डी क्या है? ई कैपिटल ई टो अपॉन में एम। ये हमने कल फॉर्मूले में निकाला था, वहाँ पे चेक कर लेना आप। बट ई की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल। सो वी डी के अंदर अगर हम कैपिटल ई की वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा? ई वी टो अपॉन में एम एल, ये आ गया। ऑल्सो कल हमने एक टॉपिक और किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वहाँ से आई की वैल्यू आई थी हमारे पास ANEVD। सो आई इज इक्वल टू ANE, और यहाँ पे VD जो है, VD की वैल्यू ये ऊपर वाली लाइन से यहाँ पुट करते हैं। तो EV टो अपॉन में ML। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ANE स्क्वेयर टो अपॉन में ML इंटू V। और अगर इस V को उधर डिवाइड में ले जाएं तो ये I के डिवाइड में आता है। तो I अपॉन V आएगा हमारे पास ANE स्क्वेयर टो अपॉन में ML। और अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास ये लास्ट लाइन आती है इसकी, V अपॉन I इज इक्वल टू ML अपॉन में ANE स्क्वेयर टो इज इक्वल टू R। तो ये क्या है? एक कांस्टेंट है। A constant for a conductor for a given value of N, L, A and at a given temperature। तो ये सारी चीज़ें अगर फिक्स हैं
तो आर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। दस V इज इक्वल टू आर आई, दिस इज ओम्स लॉ। तो इस तरह से हमने जो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला किया था और उसका रिलेशन विद करंट था, उन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके हमने डिड्यूस किया है ओम्स लॉ को। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। डेफिनेशन देखिए, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपोज करता है अपने में से चार्ज के फ्लो होने को। मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर जो है चार्ज के फ्लो होने का अपोज करता है, तो इसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है, हर कंडक्टर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो ऐसे निकालते हैं रेजिस्टेंस की, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये हमने ओम्स लॉ में भी किया था। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम। तो साइंटिस्ट के नाम पे इसका SI यूनिट रखा गया है। ऐसा बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पे ही जो उन्होंने डिस्कवरी की थी उसका SI यूनिट रखा गया, जैसे कि न्यूटन था फोर्स के लिए। तो 1 ओम क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जब भी इसका SI यूनिट निकालते हैं तो इन दोनों के भी SI यूनिट रख दिए जाते हैं। जैसे कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई है, तो V का क्या होता है SI यूनिट, 1 वोल्ट। और I जो है करंट है, करंट का क्या होता है 1 एम्पियर। तो ओम क्या हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहीं से इसकी डेफिनेशन भी डिराइव होती है 1 ओम की। देखिए, Thus, 1 ohm of the electrical resistance of a conductor through which a current of 1 ampere flows when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। मतलब 1 ohm वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है कंडक्टर की जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई की जाए, तो उस समय कंडक्टर की रेजिस्टेंस को 1 ओम कहा जाएगा। आगे है डिमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो डिमेंशन निकालने इसके, ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट चार्ज, और अपॉन में है करंट। तो वर्क डन का जो है हमने यहाँ पे डिमेंशन लिख देना है mL² T⁻²। चार्ज की है AT और करंट का है A। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका डिमेंशन आएगा m1L2 T⁻3 A-2। तो ये इसका डिमेंशन बन जाता है। आगे है कोज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि किस कारण से रेजिस्टेंस होती है। इसके बारे में अभी ऊपर भी मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जब टॉपिक पढ़ रहे थे। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टिंग वायर अराइजेज on account of frequent collision of free electrons with the ions or atoms of the conductor while drifting toward the positive end of the conductor। तो इसमें वही बात कही गई है कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टिंग वायर के अंदर किस वजह से आती है। वो इस वजह से आती है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो अपने मोशन के दौरान आयन और एटम से टकराते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर के अंदर। दिस वुड डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द कंडक्टिंग मटेरियल। और ये चीज़ एटम्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बीच में गैप मिल रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए तो कम कोलिजन होंगे, तो जिससे रेजिस्टेंस कम होगी। ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे कि सिल्वर, कॉपर। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है बता सकते हो,
सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट। सेकंड नंबर पे कॉपर आता है। एज वेल एज ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो रेजिस्टेंस जो है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। इन तीनों चीज़ों का हम नेक्स्ट टॉपिक में इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। एनी मटेरियल विच ऑफर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रजिस्टर। ऐसा मटेरियल जो करंट को फ्लो करने को रोकता है उसी को रजिस्टर कहते हैं। सम ऑफ द सिंबल ऑफ द वेरियस रजिस्टर्स आर शोन इन फिगर। तो इस फिगर के अंदर 3 रजिस्टर्स को शो किया गया है, इनको बोलते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। और वो जो नोटबुक होती है वो होता है रजिस्टर, ठीक है। तो ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, तो फिगर ए के अंदर दिखाई गई है। फिगर बी के अंदर है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर एरो हेड दिखाया जाता है, ठीक है। वो ये शो करता है कि इसको हम वेरी कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता है, जैसे ये यहाँ पे एरो दिखाया गया है, ये रियोस्टेट को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। रियोस्टेट इसी तरह का होता है, हम उसमें एरो को आगे पीछे मूव करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेशन है रेजिस्टेंस के। आगे है क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, मतलब जानने योग्य कुछ बातें हैं। What is the biological connection of resistance and current in the human body? ठीक है, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस और करंट का ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्शन निकालते हैं। When the skin is dry, resistance of human body is approximate 10⁵ ohm, ठीक है, इतनी होती है ड्राई की रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड व्हेन द स्किन इज़ वेट, और जब हम गीले होते हैं, भीगे होते हैं, द बॉडी रेजिस्टेंस इज़ अप्रोक्सीमेट 1500 ओम, जो कि काफ़ी कम है। तो देखिए अब करंट निकालते हैं, ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। आवर सप्लाई वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट। घरों में जो सप्लाई आती है यहाँ पे तो वो 220 वोल्ट आती है। देयरफॉर व्हेन द स्किन इज़ ड्राई, करंट थ्रू द बॉडी, जब ड्राई होती है स्किन उस टाइम कितना करंट आएगा, I = V/R, यहाँ पे वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो 2.2 मिली एम्पियर आता है करंट। एंड करंट थ्रू द वेट बॉडी, अगर बॉडी वेट है तो कितना करंट आएगा, I = V/R, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 147 मिली एम्पियर, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। क्यों ज़्यादा है, देखिए आगे लिखा हुआ है इन्होंने कि कितने कितने करंट से क्या क्या इफेक्ट आते हैं बॉडी के ऊपर। एज इज़ नोन ए करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर टू 3 एम्पियर थ्रू द ह्यूमन बॉडी इज़ फेटल का मतलब होता है घातक, कि 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए घातक हो सकता है, मृत्यु हो सकती है पर्सन की। करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर कॉज पैरालिसिस, मतलब उस बंदे को लकवा मार जाएगा जिसको इतना करंट लगेगा, चांसेस बढ़ जाते हैं लकवा होने के उसे। करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर कॉजेज मस्कुलर डिसऑर्डर, जिससे मसल्स में डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब वाइब्रेशन करने लग जाएगी उसकी बॉडी। एंड ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर थ्रू द बॉडी कॉज टिंगलिंग, हाँ ये वही है, एक तरह से वाइब्रेशन ही होएगा थोड़ा सा, ये बहुत कम होगा, ठीक है। मस्कुलर डिसऑर्डर थोड़ा ज़्यादा लेवल का होता है, उसमें वो अंग काम अच्छे से नहीं करता तो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उसके लिए काफ़ी लंबे टाइम तक। हैंस टचिंग ए 220 वोल्ट लाइव वायर स्पेशली व्हेन द बॉडी इज़ वेट मे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर हमारी बॉडी भीगी हुई है तो हम लाइव वायर को 220 वोल्ट वाली को अगर छू लेते हैं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो यही कारण है बरसात के दिनों में जो है बिजली का काम करने से लोग थोड़ा सा कतराते हैं, जो बिजली वाले होते हैं वो जब सूखा होता है तभी जल्दी से कर लेते हैं उसको कवर। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इन सब टॉपिक्स को आपने अच्छे से लर्न करना है और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहना। थैंक यू।